जी क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? बढ़िया एकदम। तो अब तक हमने क्या कर लिया था? अब तक हमने हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, उस साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने नॉर्मली पढ़ लिया था कि क्या होती है, कैसे होती है और कैसे हमने उसमें प्योरिफिकेशन करेंगे। और ये भी पढ़ लिया था कि हमारे पहले कौन सा प्रोटीन आएगा, ठीक है, पहले कौन सा मॉलिक्यूल आएगा। दैट मीन्स पहले जो मॉलिक्यूल आएगा वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, तो बड़ा मॉलिक्यूल पहले से प्रिंट आउट हो जाएगा, वो वॉइड के अंदर होगा। और सेकंड वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो बीड के अंदर होगा, तो बीड के अंदर वाटर स्लो मूवमेंट करता है। अब स्लो मूवमेंट करेगा वाटर, तो स्लो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का जो कि बीड के अंदर है। तो छोटे मॉलिक्यूल्स बाद में सेपरेट आउट होंगे, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स जो है पहले आ जाएंगे ट्यूब के अंदर। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया साइज एक्सपेरिमेंट से। इसमें ट्यूब के अंदर दो प्रोटीन्स थे, एक प्रोटीन ए और एक प्रोटीन बी, ठीक है। अब ए प्रोटीन जो था वो बिग था, मतलब बड़ा था, और बी प्रोटीन जो है वो छोटा था, स्मॉल, ठीक है। हमने यहाँ ब्यूरेट लिया, उस ब्यूरेट के अंदर हमने लगा दिया ये नॉब है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारी बीड्स, ठीक है, और यहाँ हमारा सैंपल, ये छोटे मॉलिक्यूल्स। और ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 ml वाटर डाला, और 5 ml वाटर डालते ही ऑलरेडी पहले यहाँ से 5 ml भरा हुआ था 100 ml तक, और यहाँ से हमने 5 ml निकाल लिया। अब जैसे हमने ऊपर 5 ml वाटर डाला और नीचे से 5 ml वाटर निकाला इस ट्यूब के अंदर, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट आया होगा, तो सॉल्यूशन आया है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन यहाँ से ट्रेवल करते हुए नीचे पहुंचा है या नहीं, इस ट्यूब के अंदर पहुंचा है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? कि जो प्रोटीन्स थे हमारे, उसको हम ऊपर से डाल रहे हैं, उसके ऊपर से हमने वाटर डाल रहे हैं 5 ml, नीचे से खोल रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोटीन पहले ट्यूब में ही आ गया, या फिर 2 ट्यूब बाद में आया, या फिर और 2 ट्यूब बाद में आया? हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्रोटीन आ चुका है उस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर, ठीक है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, सबसे पहली वीडियो में वही डाली है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने क्या करेंगे, प्रोटीन देखने के लिए 280 नैनोमीटर की लाइट देंगे। जैसे कि हमने 280 नैनोमीटर की लाइट दी इस ट्यूब को, तो हमें एब्जॉर्बेंस जो मिल रही है वो मिल रही है 0.0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि प्रोटीन जो है वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो ये तो हुई फर्स्ट ट्यूब। अब हमने क्या किया, सेकेंड ट्यूब के अंदर भी हमने सेम 280 नैनोमीटर की लाइट दी, और 280 नैनोमीटर की लाइट देते हमने एब्जॉर्बेंस जो निकाली वो आई 0.0, मतलब सेकेंड ट्यूब के अंदर भी हमने नहीं डाला। सेकेंड ट्यूब ने कैसे यूज की, इस वाली ट्यूब को ये अलग कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, और वापस से फिर से ऊपर से 5 ml वाटर डाला, और 5 ml वाटर डाल के नीचे से वापस से 5 ml वाटर निकाल दिया। ऐसे बार बार करते रहेंगे कि ऊपर से हम 5 ml वाटर डालते रहेंगे और नीचे से 5 ml वाटर को निकालते रहेंगे, जिससे कि उसकी जो लेवल है वाटर का वो बना रहे और मिक्सचर अंदर की साइड आता है, ठीक है। अगर ऐसे हम 5 ml वाटर डाल के 5 ml वाटर ना निकालें नीचे से, ऊपर से हम वाटर डालते रहेंगे, घुल जाएगा, साइड में निकल जाएगा, इधर गिर जाएगा, ठीक है, हमारा सैंपल जा सकता है, एक्सप्लीट आउट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जैसे हम 5 ml वाटर निकालते जाएंगे, तो सेकेंड ट्यूब के अंदर जब हमने 5 ml वाटर निकाला तो देखा कि उसके अंदर भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है। अब जब उसके अंदर भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी तक आया नहीं है। अब जैसे हमने थर्ड ट्यूब के अंदर देखा, तो थर्ड ट्यूब के अंदर भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, 0.0। फोर्थ ट्यूब के अंदर भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, भाई ऐसे कैसे चलेगा? चौथी ट्यूब में 4-5 के 20 ml हमने पानी डाल दिया है, ठीक है, 5-5 ml करते करते हमने 20 ml पानी डाल दिया, 4 ट्यूब के अंदर हमने देख भी लिया, ठीक है। अभी तक एब्जॉर्बेंस 0.0 आ रही है। फिफ्थ ट्यूब देखा, फिफ्थ ट्यूब के अंदर भी
ml पॉइंट डाल दिया भाई हमने 5 ml करके हर ट्यूब के अंदर 5 ml पॉइंट डाल दिया, खाली वेस्टेज हो रही है, एब्जॉर्बेंस आ नहीं रही। अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेंगे। 6 ट्यूब के अंदर हमने देखा 6 ट्यूब के अंदर भी एब्जॉर्बेंस हमें मिली 0.01। अरे वाह, चलो 280 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई, मतलब प्रोटीन आना स्टार्ट हो गया। तो कल हमने पढ़ लिया था कि पहले जो बड़ा वाला प्रोटीन है वो एक्सक्रीट आउट होकर वो ट्यूब के अंदर आएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि प्रोटीन जो है वो स्टार्ट हो गया एक्सक्रीट आउट होना। ठीक है, प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो गया, प्रोटीन हमें मिलना स्टार्ट हो गया। प्रोटीन कौन सा, बिग प्रोटीन, जो बड़ा वाला प्रोटीन है वही हमें मिलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने देखा 7th ट्यूब के अंदर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं एब्जॉर्बेंस हमको मिल गई 0.2, मतलब एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोटीन और ज्यादा निकल के बाहर आ रहा है। पहली वो ट्यूब थी जिसके अंदर एब्जॉर्बेंस कम थी, मतलब कि प्रोटीन कम आया था। अभी इस टाइम पर वाटर ज्यादा आया था लेकिन प्रोटीन कम आया था। अब धीरे धीरे एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन जितना भी है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं नीचे से, जैसे हम खोलते जा रहे हैं नोब को, तो प्रोटीन अब यहाँ तक पहुँच चुका है और प्रोटीन धीरे धीरे करते करते नीचे आ रहा है। 5 अब खोला फिर बंद कर दिया, इसमें और प्रोटीन आएगा। अब हमने क्या देखा, जैसे 8th ट्यूब देखी, इस 8th ट्यूब के अंदर एब्जॉर्बेंस जो आ गई 0.3, मतलब और बढ़ गई। ठीक है, प्रोटीन आए जा रहा है। 9th ट्यूब के अंदर हमने देखा तो एब्जॉर्बेंस हमको मिल गई 0.4। 10वीं ट्यूब निकाल के देखी भैया, वापस से 5 ml पानी देखा, वापस से 5 ml पानी देखा तो 0.5। अभी तो एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, बढ़ ही जा रही है, अभी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। 11th ट्यूब हमने देखी, 11th ट्यूब में भी एब्जॉर्बेंस बढ़ी, 0.66 बढ़ गई। 12th ट्यूब हमने देखी, 12वीं ट्यूब के अंदर भी एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, मतलब अभी भी प्रोटीन है अंदर और अभी भी आए जा रहा है। 13th ट्यूब देखी, वही 5 ml पानी निकाला, मतलब अभी भी वाटर के फ्लो से प्रोटीन नीचे आए जा रहा है 0.8। 14th ट्यूब देखी, उसमें भी एब्जॉर्बेंस हमें 0.9 मिल रही है, मतलब अभी भी प्रोटीन आए जा रहा है, कमी नहीं हो रहा, इतना प्रोटीन डाल दिया था हमने। 15th ट्यूब के अंदर हम देखते हैं, अब हमें मिल गई एब्जॉर्बेंस 1.0। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हमें मिल चुकी है। ठीक है, 16th ट्यूब के अंदर हम क्या देखेंगे, 16th ट्यूब के अंदर जैसे ही हमने वापस से पानी डाला और वापस से हमने ट्यूब निकाली और उसको 20 नैनोमीटर की लाइट दी, तो हमें मिल रही है एब्जॉर्बेंस 0.4। कब क्या हो गई, अब तक जो एब्जॉर्बेंस बढ़े जा रही थी, ऐसा क्या हो गया कि वो एब्जॉर्बेंस अचानक से कम हो गई। हाँ बताओ कि ऐसा क्या हो गया कि अब तक जो एब्जॉर्बेंस बढ़ी जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही। जैसे हम पानी निकालते जा रहे थे वैसे वैसे प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, हर ट्यूब के अंदर प्रोटीन जो है लगाता जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि एब्जॉर्बेंस कम हो गई, तो ये कम एब्जॉर्बेंस क्या शो करके जा रही है। 17th ट्यूब के अंदर हम देखते हैं, इस बार एब्जॉर्बेंस और कम हो गई, 0.3 रह गई। 18th ट्यूब के अंदर वापस से हमने देखा तो एब्जॉर्बेंस अब हो गई 0.1। अरे वाह, तो और कम हो गई, ऐसा क्या चलेगा। 19th ट्यूब के अंदर एब्जॉर्बेंस तो भैया 0.0 ही हो गई। इससे आपको क्या पता चल रहा है, चलो इससे तो मैंने खुद ने बता दिया आपको कि प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट आउट हो रहा था। ठीक है, और वास्ट अमाउंट में। ठीक है, इट मीन्स मच
दैट मीन्स कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा था, इसलिए एब्जॉर्ब बढ़ रही थी। लेकिन 16th ट्यूब के बाद से ये एब्जॉर्ब घटना क्यों स्टार्ट हो गई, ये एब्जॉर्बेंस कम क्यों हो गई भैया? तो इसका रीजन ये है कि प्रोटीन जो है, अब जो बड़ा वाला प्रोटीन था, जो बिग प्रोटीन था, जो पहले आ रहा था, अब उस बड़े वाले प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, क्योंकि एक हमने जो सैंपल डाला है, जो मिक्सचर हमने डाला है, उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तो होगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि इनफिनाइट डाल दिया हमने कि भाई खत्म ही नहीं होगा कभी। एक पर्टिकुलर सैंपल डाला है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सैंपल डाला है, उसमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की कंसंट्रेशन सेम होगी, मतलब एक पर्टिकुलर होगी, स्पेसिफिक होगी। तो धीरे धीरे करते 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 5 ml करते 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 प्रोटीन निकल रहा है, धीरे धीरे करते 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 उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अब जब कंसंट्रेशन कम होगी तो हर बार 5 ml पानी डालने पर प्रोटीन कंसंट्रेशन हर 5 ml में कम होगी। पहले बढ़ रही थी कि पहले सैंपल में था प्रोटीन उतना, अब क्या होगा, कम हो गई क्योंकि सैंपल में प्रोटीन कम हो गया है। तो प्रोटीन जो है, बड़ा वाला प्रोटीन जो है, अब ये शो करके जा रही है एब्जॉर्बेंस कम होती हुई कि अब जो है बड़ा वाला प्रोटीन खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ऑल बिग प्रोटीन एक्सक्रीट आउट। 0.0 ये शो करता है कि पहले बड़ा वाला प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होने वाला था, वो बड़ा वाला प्रोटीन सारा का सारा एक्सक्रीट आउट हो चुका है। हमने 19 ट्यूब्स के अंदर, इसके अंदर जो 6th ट्यूब से स्टार्ट हो रहा था, उस 6 से लेकर 19 ट्यूब के अंदर हमने सारा का सारा बड़ा प्रोटीन अलग कर दिया है। तो पहले जो प्रोटीन आ रहा था वो वॉइड में था, क्योंकि वहां पर वाटर की मूवमेंट ज़्यादा थी, और वहां पर जब वाटर की मूवमेंट ज़्यादा थी तो बड़ा प्रोटीन पहले एक्सक्रीट आउट हो गया, और जब बड़ा प्रोटीन पहले एक्सक्रीट आउट हो गया तो सारा का सारा प्रोटीन एक टाइम बाद में पूरा हो गया। अब जब हम बढ़ाने जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो बड़ा प्रोटीन तो है नहीं, अभी छोटे प्रोटीन को आने में टाइम है, क्योंकि वो बीड के अंदर सफर कर रहा है। तो तब जब तक बड़ा छोटा प्रोटीन ना आ जाएगा और बड़ा प्रोटीन खत्म हो चुका है, जब तक छोटा प्रोटीन नहीं आ जाएगा तब तक उनको पानी डालते रहना पड़ेगा। अब पानी डाल रहे हैं, नीचे निकाल रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्बेंस क्या है, 0.0 आ रही है, क्योंकि बड़ा प्रोटीन तो हो चुका है खत्म और छोटा प्रोटीन अभी रास्ते में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं। अब हमने क्या किया, 19 से लेकर हमने क्या किया, 19 से लेकर हमने 25th ट्यूब तक देखा, हमें कुछ नहीं मिला, एब्जॉर्बेंस 0.0 तक आ गया। ठीक है, एब्जॉर्बेंस जो है वो 0 आ रही है, 0.0 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, चलो 25 जगह हो गया, 23rd हो गया। ठीक है, 23rd तक हमने देखा, हमारे पास में एब्जॉर्बेंस 0 आ रही है। गॉट इट। अब हमने क्या देखा, जैसे कि 24th ट्यूब यूज की और उसको सेम 280 नैनोमीटर कर दिया, तो हमें एब्जॉर्बेंस आई 0.1। अब ये बढ़ी हुई एब्जॉर्बेंस क्या शो करके जा रही है, बढ़ी हुई एब्जॉर्बेंस अब ये शो करके जा रही है कि बड़ा वाला प्रोटीन तो पहले ही निकल गया था भाई, अब तो बस एक छोटा वाला प्रोटीन बचा था, क्योंकि बीड्स के अंदर सफर कर रहा था। आखिरकार टहलते टहलते धीरे धीरे बीड्स में सफर करते करते आखिरकार वो नीचे आ पहुंचा, और जब वो नीचे आ पहुंचा तो उसे टेस्ट जो ट्यूब मिल गई। ट्यूब जब उसे मिली, आपने उसके ऊपर लाइट डाल दी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोमीटर से उसके ऊपर लाइट डाली, तो हमको एब्जॉर्बेंस मिल गया। ठीक है, अब 25th ट्यूब के अंदर सेम हमने किया, तो एब्जॉर्बेंस 0.2 आ रही है, मतलब अब प्रोटीन आने लगा है, अब बहुत से प्रोटीन पार्टिकल्स पहुंचने लगे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट। ठीक है, 26th ट्यूब, एब्जॉर्बेंस 0.3, 27th में एब्जॉर्बेंस 0.5, 28 में एब्जॉर्बेंस 0.7, 29th में एब्जॉर्बेंस 0.9, और लास्ट में जब 30th ट्यूब हमने देखी तो उस ट्यूब के अंदर एब्जॉर्बेंस आ गई थी 0.1। तो
मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, अब ये क्या शो करके जा रहा है? ये एब्जॉर्बेंस हमें शो करके जा रही है कि जो स्मॉल प्रोटीन था, ये जो स्मॉल प्रोटीन था, ये स्मॉल प्रोटीन ऑल एक्सक्रीट आउट हो गया है। नहीं सॉरी, अभी तक ऑल एक्सक्रीट आउट नहीं हो गया है, अभी तक ये कंटिन्यूअस एक्सक्रीट आउट हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमको एब्जॉर्बेंस मिल रही है। जैसे ही हमने 31st ट्यूब देखी तो उसके अंदर एब्जॉर्बेंस हमें मिली 0.3, सॉरी यहाँ पे अपना दिमाग इधर भूल जाता है, 1.0। अब उसके बाद जैसे ही हमने 31st ट्यूब के अंदर 5 मिनट पानी वापस से डाला और वापस से ऊपर से मिलाया तो कुछ प्रोटीन्स तो आया, लेकिन अब की बार एब्जॉर्बेंस आई कम। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो एब्जॉर्बेंस आ रही थी वो ज्यादा आ रही थी, और पहले मतलब इससे पहले वाली ट्यूब जो थी उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस थी, मतलब जितने भी प्रोटीन पार्टिकल्स थे ना, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे वो एक ट्यूब के अंदर आ गए थे। अब जैसे ही हमने अगली वाली ट्यूब देखी, जैसे ही हम अगली वाली ट्यूब देखी तो अब हमने क्या देखा कि तो जैसे ही हमने इससे पहले वाली ट्यूब देखी थी उसके अंदर 1.0 का एब्जॉर्बेंस आ रही थी, मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन्स एक साथ नहीं आ पार लग गए, मतलब जितने भी छोटे प्रोटीन्स थे, मैक्सिमम छोटे प्रोटीन वो एक ही ट्यूब के अंदर आ गए। अब एक ट्यूब के अंदर ज्यादा स्मॉल प्रोटीन आ गए तो हमें एब्जॉर्बेंस ज्यादा मिल गई। लेकिन जैसे ही अगली वाली ट्यूब के अंदर हमने देखा तो अगली ट्यूब के अंदर हमें एब्जॉर्बेंस 0.3 मिली, मतलब बहुत कम हो गई। इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रोटीन जो है अब वो एक्सक्रीट आउट हो चुका है। अब क्या हो गया, अब कम हो रहा है, मतलब अब जो स्मॉल प्रोटीन की कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर ब्लेड के अंदर वो खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। 32nd ट्यूब के अंदर हमने एब्जॉर्बेंस देखी तो 0.1 ही रह गई, और 33rd के अंदर तो आकर एब्जॉर्बेंस 0.0। ये हमें शो करके जा रहा है कि नाउ स्मॉल प्रोटीन excrete out completely, पूरी तरीके से छोटा वाला प्रोटीन भी एक्सक्रीट आउट हो गया। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पहले तो बड़ा वाला प्रोटीन एक्सक्रीट आउट कर लिया, ठीक है, फिर हमने छोटा वाला प्रोटीन भी एक्सक्रीट आउट कर लिया, और चाहिए क्या? हाँ, यही तो करना था, साइज के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करना था, ठीक है, वो हमने कर लिया। पहले बड़ा वाला प्रोटीन हमको मिल गया, बाद में छोटा वाला प्रोटीन हमको मिल गया। सही बात है ना, बड़ा वाला प्रोटीन पहले मिल गया, छोटा वाला प्रोटीन बाद में मिल गया। तो इस तरीके से हमने साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्रोटीन्स का सेपरेशन कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बनाना है ये तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल पैटर्न देखते हैं। ठीक है, इधर हमने नीचे की साइड हमने ले लिया ट्यूब नंबर, और ऊपर की साइड हमने ले लिया एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो ट्यूब नंबर का पैमाना हमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, काहे कि छोटा पड़ जाएगा ई लो। ठीक है, तो ट्यूब नंबर लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना लिखना पड़ेगा यार?
ठीक है। अब फर्स्ट ट्यूब के अंदर हमें एब्जॉर्बेंस क्या आई थी 0.0, सेकंड ट्यूब के अंदर हमें एब्जॉर्बेंस क्या आई थी 0.0, जो अभी आपने कॉपी किया था वो निकालो और देखो। थर्ड ट्यूब के अंदर भी हमने 0.0 आई थी, फोर्थ ट्यूब के अंदर भी 0.0 आई थी, फिफ्थ ट्यूब के अंदर 0.0 आई थी, सिक्स ट्यूब के अंदर आई थी 0.1। तो चलो ये 0.1 वाली हो गई। सेवन ट्यूब के अंदर आई थी 0.2, 8 के अंदर आई थी 0.3, 9 के अंदर आई थी 0.4, 10 के अंदर आई थी 0. ये रहा 1.0, ठीक है। इसका आधा हो जाएगा 0.5 और ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये लास्ट में 1.6, ठीक है। तो सिक्स ट्यूब के अंदर सबसे पहले हमें 0.1 का मिला, ठीक है। सेवन ट्यूब के अंदर हमको मिला 0.2 का, थर्ड ट्यूब 8 ट्यूब के अंदर हमको मिला 0.3 का, नाइन्थ ट्यूब के अंदर हमको मिला 0.4 का, 10th ट्यूब के अंदर हमको मिला 0.5 का, 11th के अंदर हमको मिला 0.6 का, 12th ट्यूब के अंदर हमको मिलता है 0.7 और 13th ट्यूब के अंदर हमको मिला था 0.8 में और 14th में मिला आपको 0.9 और 15th में हमको मिला था मैक्सिमम 0.1.0, ठीक है। उसके बाद से जैसे जैसे हम कम करते गए ट्यूब, जैसे जैसे हम 16, 17, 18 पे पहुंचे तो 16th के अंदर हमको मिल गया वापस से 0.6 का मिला था शायद ना, 16 ट्यूब के अंदर हमको 0.4 का मिला, ठीक है। तो 16th ट्यूब के अंदर हमको मिल गया इसका 0.4 का। 17th के अंदर वो किसका मिला था 0.3 का, ये रहा 0.3 भाई। 18th के अंदर वो किसका मिला था 18वीं ट्यूब के अंदर हमको मिल गई थी एब्जॉर्बेंस 0.1 वाली है, सच्ची, चलो 0.1 वाली। और 19वीं जो ट्यूब थी हमारी उसके अंदर हमने 0.0 मतलब कोई एब्जॉर्बेंस नहीं। तो ये एब्जॉर्बेंस का जो स्पेक्ट्रा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, ठीक है। ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बढ़िया ना समझ ले रहा है, हाथ से ऐसे होता है। कोई मिला के बात इतनी से कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो ग्राफ मिला है, ये वाला ग्राफ जो है ये किसको शो करके जा रहा है, कौन से मॉड्यूल को शो करके जा रहा था। पहले कौन सा प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हुआ था, पहले जो प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हुआ था वो प्रोटीन था कौन सा, वॉइड वॉल्यूम वाला, ठीक है। पहले जो प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हुआ था वो प्रोटीन था वॉइड वॉल्यूम वाला, ठीक है। दैट मींस कि पहले बड़ा वाला प्रोटीन बाहर निकला था और बड़ा वाला प्रोटीन कहाँ कौन से वॉल्यूम में था, ब्लड के अंदर, वॉइड वॉल्यूम के अंदर। तो पहले जो प्रोटीन का हमें ग्राफ मिला, पहले एब्जॉर्बेंस का, प्रोटीन के एब्जॉर्बेंस का जो ग्राफ मिला वो ग्राफ था वॉइड वॉल्यूम वाला। अब दूसरा भी सेम ऐसे मिलेगा जो कि 35 से स्टार्ट था शायद या फिर 24 से स्टार्ट था, और
धीरे 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 प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, 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 हर ट्यूब के साथ बढ़ेगी। फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर 1.0 पर आकर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस फिर कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी और वापस से 0.0 हो जाएगी एक ट्यूब के ऊपर। ऐसा ही था ना कि पहले कुछ टाइम तक 0.0 रही क्योंकि प्रोटीन हमें पहुंचाना था, उसके बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, धीरे 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 इंक्रीज होने लगी, उसके बाद में धीरे 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 डिक्रीज होने लगी क्योंकि पहले प्रोटीन आ रहा था, आ जा रहा था, आ जा रहा था, आ जा रहा था, आ जा रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद प्रोटीन खुद खत्म हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, फिर टाइम बाद 0.0 हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज हो रही थी, थोड़े टाइम बाद 0.0 ही रही क्योंकि बड़ा छोटा वाला प्रोटीन जो था अभी भी उसके अंदर था, बीड्स के अंदर, अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो छोटा वाला प्रोटीन जो बीड्स के अंदर था, तो अब थोड़े टाइम बाद छोटा वाला प्रोटीन पहुंचा, उसकी नैया पार लगी और वो ट्यूब के अंदर आया, तो वापस से एब्जॉर्बेंस बढ़ने लगी और फिर एक टाइम बाद वापस से कम होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एब्जॉर्बेंस ग्राफ आया और ये वाला जो शो करने कर रहा है को। तो अगर नॉर्मल अगर हम एक स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है, ये जो बनाना है तो किसी को अपने टॉपिक में लेके बना लेना अच्छे से, स्केल और उसका यूज करके। गॉट इट? तो अगर नॉर्मल अगर हम देखें एक एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा को, तो ट्यूब नंबर जो है और यहाँ पर है एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो पहले हमें मिलेगा वॉइड वॉल्यूम वाला ग्राफ और थोड़े टाइम बाद 0 रहेगी और उसके बाद हमें मिलेगा बीड वॉल्यूम का, क्योंकि पहले हमें उस प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस दिखेगी जो कि वॉइड वॉल्यूम से ट्रेवल करके आया है, फिर हमें उस प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस दिखेगी जो कि बीड वॉल्यूम से ट्रेवल करके आया है। तो इस वाले वॉल्यूम को बोला जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि ये बीड से बाहर था। ठीक है, तो ये कहलाया जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये वाला जो वॉल्यूम है ये कहा जाएगा इंक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि ये उस वॉल्यूम को शो कर रहा है, ये ब्यूरेट के उस वॉल्यूम या उस आयतन को शो कर रहा है जो कि बीड से बिलोंग है। ठीक है, मतलब ऐसा वॉल्यूम जो कि बीड्स के बिलोंग है उसको ये शो कर रहा है वाला प्रोटीन, क्योंकि ये बीड से होता हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड वॉल्यूम हो गया, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। गॉट इट? तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये था प्रोटीन ए और ये था प्रोटीन बी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें लास्ट में ग्राफ से पता चलेगा। जैसे कि हमने ट्यूब के अंदर दो प्रोटीन लिए, हमें पता है कि एक प्रोटीन बड़ा है, एक प्रोटीन छोटा है। ठीक है, उन दोनों को हमने साइज एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी के अंदर ब्यूरेट में डाला, वो ट्रेवल किए, थोड़े टाइम के बाद पहले हमें ये वाला ग्राफ मिला, फिर ये वाला ग्राफ मिला। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि ये वाला जो ग्राफ शो कर रहा है, मतलब इस ग्राफ के अंदर जो ट्यूब के अंदर हमें प्रोटीन मिला है वो प्रोटीन बड़ा वाला है, और जो सेकंड वाला ग्राफ शो कर रहा है थोड़ी देर बाद में, जो ट्यूब के अंदर हमें प्रोटीन मिला है वो छोटा वाला प्रोटीन है। गॉट इट? समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कल जो हमने बीड्स देखी थी, ये जो बीड्स थी, ये बीड्स बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? ये एलिमेंट्स हैं, सेफाडेक्स एलिमेंट्स नहीं कहते सोचो, और ये सेफाडेक्स, सेफरॉन, सेफाक्रिल और डेक्स्ट्रॉन। ये चार टाइप के आर्टिफिशियल सेलुलोज होते हैं। ये इन चार टाइप के आर्टिफिशियल सेलुलोज से बनाई जाती है। ये जो पोरस बीड्स होती है वो इन चार टाइप के आर्टिफिशियल सेलुलोज से बनाई जाती है। गॉट इट? आया समझ? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? तो अब हमने क्या देखा कि आपको
कोई एग्जामिनर आया, उस एग्जामिनर ने आपको एक ट्यूब दी और बोला कि ये ट्यूब है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर एक प्रोटीन है, 2 प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब इन 2 प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंसेस साइज में, तो इन दोनों को मुझे अलग करके बताओ कि कौन सा वाला प्रोटीन जो है वो बड़ा वाला प्रोटीन है और कौन सा वाला प्रोटीन जो है छोटा वाला प्रोटीन है, ठीक है। तो 2 बच्चों को ये काम दिया गया। एक बच्चे ने क्या किया, नॉर्मल साइज एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी की और साइज एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी करके 2 ग्राफ पता कर लिए। अब जो इस वाले ग्राफ के अंदर आया होगा, दैट मीन जो वॉइड के अंदर आया होगा वो प्रोटीन होगा बिग, तो उसने बिग वाले प्रोटीन से जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वाला प्रोटीन का ट्यूब था उसको उठाया और जाके दिखा दिया कि सर इसके अंदर बड़ा वाला प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन A फॉर एग्जांपल। और ये वाला जो वॉल्यूम आया होगा वो वीट का था, तो इस वॉल्यूम के अंतर्गत जो भी प्रोटीन्स आए होंगे उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस का प्रोटीन उठाएगा और जाके दिखा देगा कि ये प्रोटीन B है और ये प्रोटीन सब, ये छोटा वाला प्रोटीन है, तो ये बड़ा वाला प्रोटीन हो गए। बट क्या हो, एक स्टूडेंट ने उसे किस्मत फूटी हुई है, बहुत तगड़ी वाली फूटी हुई है, ठीक है, उसके क्या हुआ, ऐसे ग्राफ ना आने के बजाय ऐसे ग्राफ आए, ठीक है। अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है। हाँ, इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला वाला ग्राफ जो है ग्राफ 1, ग्राफ 2, ये नॉर्मल किस्मत वाला, अच्छी किस्मत वाला है, उल्टी किस्मत वाला, इसका ग्राफ ही खराब आया है। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है। पहला वाला ग्राफ में क्या शो करके जा रहा है, तो दिमाग लगाओ, ठीक है। पहला वाला ग्राफ में शो करके जा रहा है कि पहले एक प्रोटीन आना स्टार्ट हुआ, बड़ा वाला प्रोटीन आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से धीरे धीरे ज्यादा प्रोटीन आ रहा है ट्यूब के अंदर। हमने हर ट्यूब में देखा तो परसेंटेज बढ़ती जा रही है, एब्जॉर्बेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैक्सिमम प्रोटीन ट्यूब के अंदर आ चुका है, इससे ज्यादा प्रोटीन उस ट्यूब के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। अब धीरे धीरे और हम पानी डाल रहे हैं तो डाइल्यूट तो होगा ही सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट होगा तो और एब्जॉर्बेंस कम हो रही है, प्रोटीन कम हो रहा है, 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 और यहाँ पे 0 हो गया। मतलब कि पहले आया एक प्रोटीन, ठीक है, उस प्रोटीन की सारी ट्यूब को हमने उठाया और अलग कर दिया, ठीक है। तो ये तो पहले हमने बड़ा वाला प्रोटीन सेपरेट कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम तक प्रोटीन आया नहीं, छोटा वाला प्रोटीन था वो भीड़ में टहल रहा था, तो ये 0 आ गया। अब थोड़े टाइम बाद छोटा वाला प्रोटीन होना स्टार्ट हुआ, फिर आया बढ़ा, हर ट्यूब के बाद में एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम आ गई। अब हमने क्या देखा कि अगली वाली ट्यूब से ही एब्जॉर्बेंस कम होने लग गई, मतलब अब छोटा वाला प्रोटीन में कम होने लग गया, कम होने लग गया, कम होने लग गया। जैसे ही हम यहाँ पे 0.0 पहुंचे, मतलब अब हमने छोटे वाले प्रोटीन्स भी वो कर लिए, एक्सक्रीट आउट कर लिए। अब इन ट्यूब्स को समेटेंगे और साइड ले लेंगे, तो ये तो हो गई बड़ी ट्यूब्स, बड़ी प्रोटीन वाली ट्यूब्स, और ये हो गई छोटे प्रोटीन्स वाली ट्यूब। गॉट इट? मतलब हमने पहले बड़ा वाला प्रोटीन आया था, फिर वो खत्म हुआ आना, उसके बाद थोड़ा टाइम का पॉज हुआ, उसके बाद फिर छोटा वाला प्रोटीन आया। तो इस तरीके से हमने इस पॉज के जरिए हमने इन दोनों प्रोटीन्स को अलग किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ा वाला प्रोटीन आना स्टार्ट हुआ, आया 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 आया, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, लेकिन 0 नहीं हो पाया। मतलब प्रोटीन जो है वो पूरा बाहर नहीं निकल पाया। अभी भी उस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर बड़ा वाला प्रोटीन आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि उस बड़े वाले प्रोटीन के साथ में छोटे वाला प्रोटीन का मिक्सचर करने लग गया। मतलब अब एक ट्यूब के अंदर बड़ा वाला प्रोटीन भी आ रहा था और छोटा वाला प्रोटीन भी आ रहा था। हमें कैसे पता चला? क्योंकि कम होते होते एब्जॉर्बेंस कम हो रही थी, हमें बहुत मजा आ रहा था कि चलो एब्जॉर्बेंस कम हो रही है, प्रोटीन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब 0 होगी थोड़े टाइम बाद में, और जब 0 हो जाएगी तो सारा प्रोटीन निकल जाएगा, मैं उसको समेटूंगा और साइड कर दूंगा, फिर थोड़ा टाइम के लिए वेट करूंगा, पानी डालता रहूंगा, फिर छोटी ट्यूब आएगी, तो छोटी ट्यूब जब आएगी उसके अंदर भी एब्जॉर्बेंस आएगी, थोड़ा टाइम बाद में मेरा लाइफ सेट है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस कम हो रही थी 0 होने वाली थी, लेकिन 0 नहीं हुई, इससे पहले ही बढ़ गई। 0.3 थी,
0 होने वाली थी, 0.4 लग गई, 5 6 7 8 9 10 1.0, फिर वापस से कम हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर जहां पर एब्जॉर्बेंस नीचे जानी चाहिए थी वहां पर एब्जॉर्बेंस बढ़ गई। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि बड़े प्रोटीन के साथ ही छोटा प्रोटीन भी आ गया? तभी तो बड़ी था, क्योंकि बड़े प्रोटीन का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी, वो पहले कम हो रही थी धीरे धीरे प्रोटीन खत्म हो रहा था, लेकिन उसके साथ में अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई अचानक से, एब्जॉर्बेंस बढ़ गई अचानक से, इसका मतलब बड़े प्रोटीन के साथ में और कोई प्रोटीन भी आ रहा है। अब और कोई प्रोटीन का मतलब क्या है? छोटा प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि हमने डाले दो टाइप के प्रोटीन, इसके तो बड़ा वाला है छोटा वाला, तो छोटा वाला प्रोटीन आ रहा है, आने लग गया, मतलब कि इन दोनों, इस वाले ग्राफ को बोलेंगे, इन ग्राफ को बोलेंगे रिजॉल्व पीक। इन दोनों ग्राफ की जो पीक है वो रिजॉल्व है, मतलब सुलझी हुई, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस दो पीक देखेंगे अलग अलग रिजॉल्व और उनको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ये है अनरिजॉल्व पीक, और ये जब हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी भैया, क्योंकि अब आपका एक्सपेरिमेंट हो चुका है फेल, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या चुल मची छोटे वाले प्रोटीन को कि भाई वो बीड से भी फास्ट निकल के और बड़े वाले प्रोटीन के साथ में आके मिक्स हो गया, खिचड़ी बना दी सब कुछ। इतना अच्छा जा रहा था एक्सपेरिमेंट, खिचड़ी बन गई। ऐसा क्यों हो गया? तो जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा कब होता है? तो मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, वी गॉट अनरिजॉल्व्ड पीक बिकॉज द सैंपल और mixture is too concentrated। मतलब कि जो वो पर्टिकुलर मिक्सचर या वो पर्टिकुलर सैंपल था वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था, ठीक है, इतना कंसंट्रेटेड था, बहुत गाढ़ा था, जैसे बोलते हैं गाढ़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा था। अब बहुत ज्यादा गाढ़ा होने का क्या मतलब था? तो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा हो। अब मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर हम हाई सैंपल यूज ले लेंगे, हाई कंसंट्रेटेड वाला सैंपल ले लेंगे, तो हमें अनरिजॉल्व पीक आ जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है क्यों सर हम हाई कंसंट्रेशन वाला सैंपल लेते ही ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जो पीक है वो अनरिजॉल्व हो गई? ऐसा क्या हुआ कि जब हमने हाई कंसंट्रेटेड सैंपल लिया, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे ले लिए, सैंपल बहुत गाढ़ा ले लिया, तो छोटे वाले जो प्रोटीन्स है वो बीड से निकल कर बाहर आ गए, फास्ट मूव करने लग गए। ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ, अगले वाले का इक्वेशन देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम सैंपल को कंसंट्रेट कर देते हैं, मतलब कि बहुत सारे एक्सेस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो चलो फॉर एग्जांपल एक ट्यूब के अंदर हमने एक्सेस मॉलिक्यूल्स वाला मतलब कंसंट्रेटेड सैंपल ले लिया, उसको हमने डाल दिया साइज एक्सक्लूजन के अंदर, करेक्ट। साइज एक्सक्लूजन के अंदर जैसे ही हमने उस सैंपल को डाला, तो अब हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता था कि छोटे वाले प्रोटीन चले जाते थे बीड्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये बीड्स, ठीक है, ये इतने बीड्स हैं, और हमने सैंपल ले लिया है, कितना सैंपल हमने ले लिया है, ये तो छोटे प्रोटीन वाला सैंपल ले लिया, और एक हमने ले लिया बड़े प्रोटीन वाला।
जो है वो छोटे प्रोटीन से भर चुकी है। That means there are no space remain in tube। मतलब ट्यूब के अंदर अब there are no space remain in beads। मतलब सारी की सारी बीट्स जो है वो भर चुके हैं छोटे प्रोटीन से। तो छोटा वाला मॉलिक्यूल जो है जब सारी की सारी बीट्स के अंदर भर चुका है, टोटली भर चुका है, छकाछक, अब बिल्कुल जगह नहीं है। तो लेकिन कंसंट्रेशन क्या है छोटे वाले प्रोटीन की और बड़े वाले प्रोटीन की? मैक्सिमम है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो जब बड़ा वाला प्रोटीन और छोटा वाला प्रोटीन दोनों ही कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बीट्स पूरी तरह भर चुकी है, तो छोटा वाला प्रोटीन भी वॉइड के अंदर रिमूव करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा ब्यूरेट था और इस ब्यूरेट के अंदर बीट्स थी, लेकिन बीट्स जो है वो टोटली भर चुकी है, छोटे वाले प्रोटीन से भर चुकी है। अब छोटे वाले प्रोटीन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब बीट्स ने बोल दिया कि भाई हमारा तो, हमें तो हाथ छोड़ो, हम तो पूरी तरह से भर चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है फुल, और अब मैं और छोटे प्रोटीन्स को अपने अंदर नहीं ले सकती। अब छोटे वाले प्रोटीन पास में क्या ऑप्शन है? बड़ा वाला प्रोटीन तो नो डाउट वॉइड के अंदर मूव करेगा, लेकिन अब छोटा वाला प्रोटीन जो है वो भी वॉइड के अंदर मूव करेगा, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, दोनों प्रोटीन्स वॉइड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि छोटा वाला प्रोटीन इतना गाढ़ा था, मतलब सैंपल इतना गाढ़ा था कि जो छोटा वाला प्रोटीन था वो इतना एक्सेस हो गया कि बीट्स पूरी भर चुकी है। अब बीट्स के अंदर से जाने के लिए जगह ही नहीं है। अब जब जगह नहीं है तो और बचता नहीं है, तो बड़ा वाला और छोटा वाला प्रोटीन दोनों के दोनों वॉइड के अंदर मूव करेंगे। अब जब वॉइड के अंदर मूव करेंगे तो ग्राफ तो पीक जो है वो ऐसे आने की बजाय ऐसे आएगी, क्योंकि एक टाइम में बड़ा प्रोटीन जा रहा था, आ रहा था, आते ही इतने में क्या हुआ कि छोटा वाला जो प्रोटीन था वो भी आना स्टार्ट हो गया। उसने बोला भैया मेरे को भी ले चलो, बीट्स के पास तो जगह नहीं बची, मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ। वो बोला आज बढ़ जाएगी। अरे बढ़ने दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बीट्स के पास जगह नहीं बची है, मैं क्या करूँगा नीचे जाके। तो इसलिए जब हम हाई कंसंट्रेटेड सैंपल ले लेते हैं तो हमें अनरिजॉल्व पीक मिल जाती है, और अनरिजॉल्व पीक मिल गई तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, खराब हो गया। पर आपने एक बात बताई अपने एग्जामिनर को, उसको आपने बोला कि सर आपने कंसंट्रेटेड सैंपल दे दिया है, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, पीक अनरिजॉल्व आ रही है, सैंपल कंसंट्रेटेड है। एग्जामिनर ने आपको बता दिया, चुपचाप जो दिया गया सैंपल है उसी से मुझे रिजॉल्व पीक लाके दिखा। अब आप क्या करोगे? आप पूछोगे सर आपने कॉजेज बता दिया, आपने इसके ड्रॉबैक बता दिया कि यार ये गलती हो सकती है, इस तरीके से तुमने सैंपल ज़्यादा ले लिया तो तुमसे प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अब इसका निवारण तो करो सर, ये जो प्रॉब्लम आई है इसका निवारण करो। तो करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम बाहर निकालेंगे, जड़ से बाहर निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम हटा कैसे सकते हैं? जो अनरिजॉल्व पीक आ रही है, एक अनरिजॉल्व पीक को हम रिजॉल्व पीक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो पहले 100 ml की ब्यूरेट थी ना, उस 100 ml की ब्यूरेट को आप बढ़ा के 500 ml वाली ब्यूरेट ले लो। दैट मीन्स कि ब्यूरेट का साइज इंक्रीज करना है। अब जैसे ही ब्यूरेट का साइज इंक्रीज करेंगे तो छोटी सी ब्यूरेट थी, एक बड़ी ब्यूरेट हो गई। अब उस बड़ी ब्यूरेट के अंदर बीट्स ज्यादा आएंगी। अब ज्यादा बीट्स आएंगी इसका मतलब है कि ज्यादा वाटर डलेगा, ज्यादा वाटर डलेगा इसका मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड सैंपल अगर होगा तो उसमें ज्यादा बीट्स मिलेगी। अब
ज़्यादा बीट्स हैं, ज़्यादा सैंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ब्यू रेट जो है बड़ी ले लेंगे, ब्यू रेट का साइज हम इंक्रीज कर देंगे तो उसमें बहुत सारी बीट्स आ जाएंगी। अब जब कंसंट्रेट बढ़ाई है तो भैया उसमें ट्रेवल करने के लिए बीट्स की संख्या ही बढ़ा दो, ठीक है। तो अब चाहे कितना भी हो, बड़ा प्रोटीन या छोटा प्रोटीन, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, सारे फैक्टर में आ जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना, हमें पीरियडिक साइज बढ़ा देंगे, पीरियडिक साइज बढ़ते ही जो बीट्स की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, पीरियड के अंदर ज़्यादा भरी जाएगी, और ज़्यादा भरी जाएगी तो सारे के सारे प्रोटीन्स जो कि छोटे वाले हैं बीट्स के अंदर आ जाएंगे। और इस तरीके से पहले बड़ा वाले की पीक मिल जाएगी, फिर हमें छोटे वाले की पीक मिल जाएगी, उन दोनों को समेट लेंगे, अलग अलग कर लेंगे और हम एक्सक्रीट आउट कर लेंगे। बड़े वाले प्रोटीन अलग एक्सक्रीट आउट कर लेंगे, छोटे वाले प्रोटीन अलग एक्सक्रीट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम का निवारण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या है, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम केवल प्रोटीन को सेपरेशन नहीं कर सकते, केवल हम मॉलिक्यूल सेपरेशन नहीं कर सकते, हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में देख सकते हैं। अब कौन सी चीजें हैं, चलो देखते हैं। तो पहली चीज क्या है, हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके अंदर एक ब्यू रेट है, अरे उसके अंदर ये ब्यू रेट है, इस ब्यू रेट के पास में बीट्स है, ये बीट्स, और एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर, इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर दो प्रोटीन है, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी। अब चौंकने वाली बात यह है कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल 40 किलोडाल्टन का ये, मतलब दोनों प्रोटीन जो है वो सेम मॉलिक्यूलर वेट के हैं, ठीक है। अब यहाँ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जो ये सोचते हैं कि जिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है उनकी साइज सेम होती है, कैसे होगी प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और जब दोनों के अंदर हमने इसको परफॉर्म किया, हमने साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की, सेक हमने परफॉर्म की, तो हमें क्या मिला, दो ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम था, लेकिन हमें दो ग्राफ मिले, एक तो मिले हमें वॉइड वाला और एक मिला हमें वीट वाला। इसका मतलब क्या है कि दोनों प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन एक प्रोटीन जो हमें वॉइड के अंदर मिल रहा है और दूसरा प्रोटीन हमें बीड के अंदर मिल रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि दोनों प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, लेकिन एक प्रोटीन हमें मिल रहा है बीड के अंदर और एक प्रोटीन हमें मिल रहा है वॉइड के अंदर। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ कि एक प्रोटीन हमें वॉइड के अंदर मिला और एक प्रोटीन हमें बीड के अंदर मिला? सोचो 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 सोचो। तो इसका मैं आंसर देता हूं आपको कि प्रोटीन जो होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। पहली तो है फोल्डेड, कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो फोल्डेड होते हैं, मींस कॉम्पैक्ट प्रोटीन, या फिर टाइट फोल्डेड बोल दो, कॉम्पैक्ट और ग्लोबुलर। और दूसरे होते हैं फाइब्रस। अब भैया फाइब्रस और कॉम्पैक्ट क्या है? तो कॉम्पैक्ट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर जो नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और उस नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन से, प्रोटीन है लीनियर है, अब इसकी जो फोल्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और इससे ये कॉम्पैक्ट प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट प्रोटीन होगा इस तरीके का कुछ, ठीक है। जूम करेंगे तो अंदर से बॉन्डिंग मिल जाएगी, बट अभी कॉम्पैक्ट प्रोटीन ये है। जबकि फाइब्रस क्या होता है?
फाइब्रस प्रोटीन के अंदर नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग टूट जाती है और बहुत कम रह जाती है, तो मतलब प्रोटीन हो जाएगा इस तरीके से, फिलामेंटस या फिर फाइब्रस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हो गए दो टाइप के, एक तो हो गया कॉम्पैक्ट और एक हो गया फिलामेंटस या फाइब्रस। ठीक है, तो दो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम था। ठीक है, लेकिन एक प्रोटीन तो बीड के अंदर एंटर कर पाया, लेकिन एक प्रोटीन बीड के अंदर एंटर नहीं कर पाया, वो वॉइड के अंदर ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी नाइंसाफी क्यों कि एक प्रोटीन का दोनों प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम होने के बाद भी एक प्रोटीन बीड के अंदर एंटर कर पाया और एक प्रोटीन बीड के अंदर एंटर नहीं कर पाया? ऐसी नाइंसाफी क्यों? अरे अब तो मैंने दे दिया आंसर। एक प्रोटीन फोल्डेड था, एक प्रोटीन कॉम्पैक्ट था, एक प्रोटीन ग्लोबुलर था, जो कि बीड के अंदर इजीली एंटर कर पा रहा था, जबकि दूसरा प्रोटीन फाइब्रस था। अगर इसको सेम साइड से बीड के अंदर एंटर करवाएंगे तो ये घुस पाएगा अंदर? ये जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि फाइब्रस है, फिलामेंटस हो गया है, ऐसे खुल चुका है। अब इसको बीड के अंदर घुसाना चाहोगे तो नहीं जाएगा ना, ये वाला तो आराम से जाएगा क्योंकि कॉम्पैक्ट हो चुका है, वो गोल है, वो कॉम्पैक्ट है, ग्लोबुलर है, वो तो इजीली चले जाएगा बीड के अंदर। लेकिन दूसरा प्रोटीन फाइब्रस हो जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक प्रोटीन जो था वो तो ग्लोबुलर था, दूसरा प्रोटीन फाइब्रस था। दैट्स व्हाई इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हुए इनका साइज अलग अलग था, और जब साइज अलग अलग था इन दोनों का, तो ये दोनों प्रोटीन ने, एक ने तो वॉइड शो किया वॉल्यूम और एक ने शो किया बीड वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो साइज एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी से हमने क्या पता कर लिया? पहला, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। हमने इन दोनों को पहचान लिया। फिर डिफरेंस की जगह आइडेंटिफिकेशन लिख दो तो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, दोनों प्रोटीन्स के बीच में आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि भैया पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन फाइब्रस था, कौन सा प्रोटीन ग्लोबुलर था। जो प्रोटीन पहले आया था वो फाइब्रस था क्योंकि वो वॉइड के अंदर था, वो बीड के अंदर घुस ही नहीं पाया, और जो बाद में आया था वो ग्लोबुलर था जो कि इजीली पहुंच चुका था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था भाई? ये ट्यूब हमारे पास में, ट्यूब खत्म नहीं होती है। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या देखा? इस ट्यूब के अंदर हमारे पास था लिपिड, कोई लिपिड मॉलिक्यूल था। तो जब हमने केवल लिपिड मॉलिक्यूल लिया और इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखा। अब 12 मिनट नहीं बना हुआ है, बहुत ठीक है, समझ जाना। तो हमें मिला एक ग्राफ, मतलब शुरुआत वाला जो वॉइड वाला ग्राफ था, वॉइड वाली जो एब्जॉर्बेंस थी वो मिली ही नहीं हमें डायरेक्ट मिली बीड के अंदर एब्जॉर्बेंस। ठीक है, दैट मींस कि केवल बीड वाला मिला, मतलब ये जो पर्टिकुलर लिपिड है वो स्मॉल है और ये बीड के अंदर जा रहा है, बीड मॉलिक्यूल्स ले रहा है। ठीक है, ये बीड मॉलिक्यूल्स ले रहा है। जबकि अब हमने क्या किया? ये सेम ट्यूब थी, इस सेम ट्यूब के अंदर लिपिड तो ऑलरेडी था ही। अब हमने क्या किया? इसके अंदर एक प्रोटीन ऐड कर दिया, और जैसे इसके अंदर हमने एक प्रोटीन ऐड किया और वापस से साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की, तो हमने देखा ये हमें मिल रहा वॉइड के अंदर। मतलब पहले अकेला लिपिड जो था वो बीड के अंदर आ रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर प्रोटीन मिलाया अब वो वॉइड के अंदर आना शुरू हो गया। मतलब पहले मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी थी, लेकिन प्रोटीन मिलाते ही मॉलिक्यूल साइज बढ़ गई। ऐसा कैसे हो गया? चलो मैं बताता हूं आंसर। पहले मॉलिक्यूल की साइज छोटी थी, लेकिन प्रोटीन मिलाते ही मॉलिक्यूल साइज बढ़ गई। आया समझ में? आया समझे? नहीं समझे। मैं बताता हूं। एक जो प्रोटीन है, इसका मतलब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बाइंड हो चुका है लिपिड के साथ। तो जब प्रोटीन लिपिड के साथ बाइंड हो चुका है तो उसके साइज ऑब्वियसली बात बढ़ जाएगी। और जब प्रोटीन और लिपिड आपस में बाइंड हो गए और साइज बढ़ गई
तो इसका मतलब है कि अब वो बीड में ना जाकर अब वो वॉइड में जाएगा, मतलब वो बाहर ट्रेवल करेगा। क्योंकि बीड के लिए तो एक पर्टिकुलर साइज थी ना, एक पर्टिकुलर कंपेटिबल साइज थी जो लिपिड की थी, जो जा भी रहा था बीड के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रोटीन आके लिपिड के ऊपर बाइंड हुआ तो प्रोटीन ने लिपिड के साथ बाइंड करके उसकी साइज बढ़ा दी। साइज बढ़ा दी तो वो पर्टिकुलर बीड के अंदर नहीं जा पाएगा, और जब बीड के अंदर नहीं जा पाएगा तो वॉइड के अंदर कुछ होगा। तो इससे हमने क्या पता कर लिया, हमने इसे लिपिड और प्रोटीन के बीच का इंटरेक्शन पता कर लिया। ठीक है, नया एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो अब आप मुझे बताओगे, पहले ये प्रोटीन है ए, इसका जब हमने साइड एक्सक्लूजन किया तो हमें मिलता है ये बीड के अंदर, ये वॉइड से वॉइड के अंदर। जैसे ही हमने इसका वापस से साइड एक्सक्लूजन किया प्रोटीन बी डालकर, तो हमने इसके अंदर क्या किया, प्रोटीन बी डाल दिया, प्रोटीन बी डाल दिया। जैसे ओरिजिनल प्रोटीन ए तो पहले से ही था, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको साइड एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी के अंदर डाला तो हमें दो ग्राफ मिल रहे हैं, एक हमें वॉइड का मिल रहा है और एक हमें बीड का। तो ये हमें क्या शो करके जा रहा है, बाइंडिंग और नो बाइंडिंग। बताओ कि बाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ बताओ। मतलब दोनों प्रोटीन जो है वो अलग अलग एब्जॉर्बेंस शो कर रहे हैं। एक प्रोटीन वॉइड के अंदर मिला है हमें और एक प्रोटीन बीड के अंदर मिला है। मतलब एक प्रोटीन जो है वो बड़ा था, एक प्रोटीन छोटा था। लेकिन अगर वो बाइंड हो जाते हैं तो हमें दोनों के दोनों वॉइड के अंदर मिलने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन वो बाइंड हुए नहीं। अब जब बाइंड नहीं हुए तो एक अपना अलग से एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है बीड के अंदर और एक अपना अलग से एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, दैट मींस नो बाइंडिंग। ठीक है, अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखा, इस ट्यूब के अंदर था एक्टिन प्रोटीन। जब हमने एक्टिन प्रोटीन को साइड एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी की तो हमने देखा हमें मिल रहा है बीड के अंदर। दैट मीन्स कि एक्टिन प्रोटीन जो है वो बहुत छोटा है, और एक्टिन प्रोटीन जब छोटा है तो वो इजीली बीड के अंदर जा पा रहा है। मतलब इजीली बीड के अंदर जा पा रहा है तो हमने केवल एक जगह एक्टिवेशन मिल रही है बीड वॉल्यूम के अंदर, ठीक है कोई। अब हमने क्या किया, इस एक्टिन प्रोटीन के अंदर कैल्शियम 2+ आयन देंगे। अब आयन है, आयन बहुत छोटा है, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं है, आयन दिया है Ca2+। अब वो छोटा है, अब वो चलो ठीक है बाइंड कर लेगा एक्टिन के साथ में, ठीक है। हमने क्या देखा Ca2+ एक्टिन के साथ में दिया तो हम देखते हैं हमको मिल रहा है वॉइड के अंदर। इसका मतलब है कि भैया Ca2+ अब पहली नजर में हमें क्या लगेगा, पहली नजर में लगेगा कि हाँ कुछ है उसके मन में। नहीं मैं तो डिस्टर्ब रहता। पहली नजर में क्या लगेगा, पहली नजर में लगेगा कि Ca2+ एक्टिन के साथ बाइंड कर रहा है, तभी जाकर हमें वॉइड के अंदर मिल रहा है। मतलब कि Ca2+ ने एक्टिन के साथ बाइंड किया और उसका साइज बढ़ा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो रहा हमारा एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, और ये Ca2+, ये सब जाके बाइंड भी कर जाएगा, ये चलो डॉट जाके इसके साथ बाइंड भी करेगा तो इसका क्या साइज बढ़ाएगा। चलो ठीक है, मान लिया एक बार तो हमने मान लिया कि जो बीड है उसके अंदर साइज बढ़ गया, मतलब मान लिया थोड़ा साइज बढ़ गया तो वो बीड के अंदर नहीं जा पाए। अब हमने क्या किया, G25 के अंदर पहले बीड यूज की थी, इस बार हमने क्या की G100 की बीड यूज की। मतलब हमने बीड्स के पोर का साइज जो था वो बढ़ा दिया, बीड्स के अंदर जो छेद थे उसका साइज हमने बढ़ा दिया। लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वॉइड के अंदर ही ड्रॉप हो रहा है। अरे भैया इतना भी क्या, Ca2+ ने सब बाइंड होके उसके साइज बढ़ा दिया। Ca2+ खुद इतना सा है, वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर जाके बाइंड होगा तो साइज कैसे बढ़ा पाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने यहाँ तक भी सहन कर दिया। अब हमने G500 वाले बीड्स ले ली, मतलब बहुत ज्यादा पोर्स, इतना बड़ा पोर कि उसके अंदर ऐसे 10 एक्टिन समा जाए। लेकिन अभी भी हमने देखा कि हमें वॉइड के अंदर ही मिल रहा है।
अब इंसान का हो जाएगा दिमाग खराब कि भैया ऐसे कैसे हो गया। ऐसा कैसे होगा कि G500 लेने के बाद भी एक पर्टिकुलर बीड के अंदर एक्टिन जा ही नहीं पा रहा। Ca2+ दिया था भाई, इतू सा दिया था, उसने ऐसा क्या साइज बढ़ा दिया इसका। सोचो ऐसे क्यों हो रहा है कि भैया Ca2+ लेने से एक्टिन कितनी भी बड़ी कोर साइज की बीड दे दो वॉइड के अंदर आ रहा है, बीड के अंदर जा ही नहीं रहा। एक्टिन ने मना ही कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं वॉइड बीड के अंदर। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि स्टेटमेंट लिखता हूं दैट मींस Ca2+ polymerize the actin protein। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने एक्टिन प्रोटीन के अंदर Ca2+ डाला तो वो पॉलीमराइज हो गया। शुरुआत में जो एक्टिन प्रोटीन था वो इस तरीके से मोनोमर के फॉर्म में था, ऐसे करते हुए मोनोमर के फॉर्म में था। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर Ca2+ डाला, अब ये क्या हो गए, इन्होंने पॉलीमर बना दिया। मतलब बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन ऐसे आपस में बाइंड होकर और फिलामेंट स्ट्रक्चर बना दिए। मतलब एक एक्टिन प्रोटीन को जब हमने Ca2+ दिया तो वो फिलामेंट बन गया, इस तरह से फिलामेंट बन गया पूरा। और जब फिलामेंट बन गया तो अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गई तो वो जा नहीं पाएगी बीड के अंदर, और बीड के अंदर नहीं जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा साइज इंक्रीज कर लो वो वॉइड के अंदर ही आएगा। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक ट्यूब थी, उस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर एक प्रोटीन था। अब हमने क्या किया, इस प्रोटीन ए को नॉर्मली जब हमने साइज क्रोमेटोग्राफी की तो हमने देखा कि ये हमें मिल रहा है बीड के अंदर। मतलब ये छोटा प्रोटीन है, इसकी कोई है नहीं वैल्यू, छोटा सा जाके बीड में घुस जाएगा और बीड में उसकी रेट निकलेगा तो बीड वॉल्यूम हमें शो कर रहा था। जैसे ही हमने इसको बीटा मर्केप्टोइड बोल दिया, बीटा मर्केप्टोइड देने के बाद में साइज एक्सटर्नल क्रोमेटोग्राफी की तो हम देखते हैं क्या मिलेगा, वॉइड। ठीक है, इसका मतलब आपको मैंने बीटा मर्केप्टोइड का काम बताया था क्लास 1 के अंदर, वहां जाओ, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लो। तो बीटा मर्केप्टोइड में हमने क्या बताया था कि जब हम किसी भी प्रोटीन को बीटा मर्केप्टोइड देंगे तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। मतलब प्रोटीन पहले से पूरी तरीके से फोल्डेड है। ठीक है, जैसे ही इसको बीटा मर्केप्टोइड मिलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब लीनियर हो जाएगा या डीनेचर हो जाएगा। अब जब जैसे पहले तो कॉम्पैक्ट था, जैसे बीटा मर्केप्टोइड दिया इसके ऊपर डाला तो ये ऐसे लीनियर हो गया। जैसे ये लीनियर हुआ तो ये बीड के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीड का तो एक पर्टिकुलर साइज है ना, वो तो कॉम्पैक्ट वाले प्रोटीन को अंदर ले रही थी, ग्लोबुलर प्रोटीन को ले रही थी। जैसे ये लीनियर हो गया तो डीनेचर हो गया, अब ये पर्टिकुलर बीड के अंदर जा नहीं पाएगा, तो वॉइड वाले शो करेगा। दैट मींस इससे हमें क्या पता चला कि बीटा मर्केप्टोइड इथेनॉल denatures the DNA, the protein, sorry। ठीक है, सेम ट्यूब थी। अब ये पर्टिकुलर डीएनए था जो कि डीनेचर हो चुका है, अभी हमने इसको डीनेचर किया था। ठीक है, अब इस डीनेचर प्रोटीन को हमने क्या दिया, इसको हमने दिया ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल देके वापस से साइलेशन किया तो देखते हैं वापस से बीड में आ गया। इससे क्या पता चला, लगाओ दिमाग, दैट मींस ग्लिसरॉल इंक्रीज द फोल्डिंग इन प्रोटीन। इसका मतलब था कि ग्लिसरॉल जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो जब हमने बीटा मर्केप्टोइड दिया तो प्रोटीन जो था डीनेचर हो गया, और जब हमने ग्लिसरॉल दिया तो प्रोटीन जो था वापस से फोल्डेड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने क्या क्या देख लिया कि साइज एक्सटर्नल क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या क्या पता कर सकते हैं। सबसे पहला पता कर सकते हैं प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन,
डीएनए इंटरेक्शन पता कर सकते हैं। तीसरा हम पता कर सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी हम आराम से पता कर सकते हैं। चौथा हम इजीली पता कर सकते हैं क्या, हमें पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोटीन ने वो डीनेचर्ड है या फिर डीनेचर्ड और रीनेचर्ड और फोल्डेड प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो इंटरेक्शंस हैं वो इजीली पता कर सकते हैं साइज एक्सक्लूसिव क्रोमैटोग्राफी के अंदर। ठीक है, अब सबसे मेन बात ये आती है कि साइज एक्सक्लूसिव क्रोमैटोग्राफी के अंदर आपको क्या करना है कि वाटर डालना है। ठीक है, और निकालना है, फिर एब्जॉर्बेंस देखनी है, फिर वाटर डालना है, फिर एब्जॉर्बेंस देखनी है, फिर वाटर डालना है, फिर एब्जॉर्बेंस देखनी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार साइज एक्सक्लूसिव क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम कब तक वाटर डालेंगे, कब तक हम पानी डालें जब हमें एब्जॉर्बेंस मिल जाए। एक पर्टिकुलर वो होगा ना, एक पर्टिकुलर कोई एरिया होगा कि भाई इस ब्राउन या इस लाइन तक या इस बॉर्डर लाइन तक आप पानी डालो और आपको वो पर्टिकुलर अगर एब्जॉर्बेंस मिल रही है तो इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है। वरना आप डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, एब्जॉर्बेंस नहीं मिल रही है, पानी वेस्ट होते जाओगे। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम में चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये है बीड वॉल्यूम, ये है वॉइड वॉल्यूम, और ये है बीड वॉल्यूम। तो याद करो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालें तो वो वी वॉइड प्लस वी बीड प्लस वी बीड का वॉल। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर एक ब्यूरेट के अंदर टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो बीड जो होता है वो 2/3 वॉल्यूम को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ब्यूरेट का 2/3 भाग जो है वो बीड का है, वो बीड ने अपने अंदर ले रखा है कि ये मेरा भाग है, इसमें कोई नहीं आएगा। और वॉइड का जो भाग है वो 1/3 पार्ट है। जो 1/3 वॉल्यूम है प्यूरे ब्यूरेट का वो वॉइड ले रखा है। तो 100 ml का हमने ब्यूरेट लिया है, फॉर एग्जांपल हमने 100 ml का ब्यूरेट लिया है। अब उस 100 ml के ब्यूरेट के अंदर हम कितना वेट करें भाई, आखिरकार हम कितना वेट करें, कितना पानी डालें, और फिर हम सोचे कि अब तक एब्जॉर्बेंस आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आई है, कुछ पर्टिकुलर तो होगा ना। तो 100 ml के ब्यूरेट में जो वॉइड का वॉल्यूम है वो होगा 1/3 ऑफ 100, दैट मीन्स 33 ml। तो मतलब 5-5 ml करके पानी डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं। अगर 33 ml पानी निकलने के बाद एक ट्यूब के अंदर जैसे हमने 5 ml डाल दिया, फिर 5 ml डाल दिया, फिर 5 ml डाल दिया, ऐसे करते 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 33 ml पानी डल जाएगा। जब तक 33 ml का वाटर आ चुका है और अभी भी हमें एब्जॉर्बेंस नहीं मिल रही है, मतलब 6 ट्यूब हो चुकी है, 5 जगह 30, 5 5 5 5 5 इस तरीके करते 6 ट्यूब हो चुकी है और अभी भी हमें एब्जॉर्बेंस नहीं मिल रही है, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट गलत जा रहा है। आप वहीं रोक दो और दोबारा से नए सैंपल से स्टार्ट करो भाई। ठीक है, दूसरा अगर हम बीड की बात करें तो बड़े प्रोटीन की बात होगी। बिग प्रोटीन जो है वो हमें 33 ml तक मिल जाना चाहिए भाई, तब तो एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है। जबकि वो जो स्मॉल प्रोटीन है वो आता है बीड के अंदर। तो बीड कितना पार्ट एक्वायर करने जा रहा है पूरे वॉल्यूम का 2/3, दैट मीन्स 100 का 2/3 पार्ट हो गया 70 ml। तो मतलब 70 ml पानी लेने के बाद 70 ml पानी निकालने के बाद डालने के बाद अगर हमें सेकेंड प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस आना स्टार्ट नहीं होती है ना या फिर हमें एब्जॉर्बेंस आना स्टार्ट नहीं होती है, इसका मतलब है कि छोटा वाला प्रोटीन जो है वो नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट खराब है। बड़े वाले प्रोटीन वॉइड के अंदर मूव करता है तो वॉइड का जो वॉल्यूम हो गया वो 1/3 हो गया। अब उस 1/3 के अंदर कितना ही ट्रैवल कर लेगा, 1/3 के अंदर जितना वॉइड का वॉल्यूम होगा उतना ट्रैवल करेगा ना प्रोटीन। तो
1/3 मतलब 33 ml ऑफ 100 ml में से 33 ml अगर मैं पानी निकाल दिया फिर भी मैं एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट खराब है, उसको वहीं रखो, नई एब्जॉर्बेंस स्टार्ट करो, नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो। अगर हमें छोटे वाले प्रोटीन का देखना है तो 70 ml क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया से आगे अगर नहीं मिल रहा है हमें एब्जॉर्बेंस तो नया प्रोटीन स्टार्ट करो, नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज हमारी सारी एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी यही खत्म होती है, कल हम स्टार्ट करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।